अशोक के लिए वह सुबह किसी भी अन्य सामान्य सुबह जैसी ही थी। सूर्योदय की लाली अभी अभी पूरब के क्षितिज पर फैलनी शुरू हुई थी और चिड़ियों का चहचहाना उसके शांत कमरे में गूंज रहा था। वह अपनी नित्य कर्म से निवृत्त होकर चाय की चुस्की ले रहा था जब दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। अशोक ने सोचा, कौन होगा इतनी सुबह? दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। उसकी वर्दी की खनक से सुबह की शांति भंग हो गई। पुलिस वाले ने अत्यंत शांत लहजे में कहा, अशोक कुमार जी, आपको थाने चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। अशोक के हाथ से चाय का कप लगभग छूट ही गया। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। थाने? लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शांत गंभीर नजर डाली और कहा, बस थोड़ी देर की बात है, आइए हमारे साथ। अशोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद नहीं था कि उसने कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे उसे पुलिस थाने बुलाया जाए। वह एक सीधा साधा साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था जो अपनी छोटी सी नौकरी और परिवार में ही खुश रहता था। कोई झगड़ा नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। फिर यह बुलावा क्यों? उसके मस्तिष्क में सैकड़ों सवाल कौंधने लगे। क्या किसी ने कोई शिकायत की है? क्या किसी गलतफहमी में उसे फंसाया जा रहा है? पत्नी सुजाता रसोई से निकली और पुलिस वाले को देखकर चिंतित हो गई। क्या बात है जी? उसने पूछा। अशोक ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। कुछ नहीं, शायद कोई छोटी मोटी बात है, मैं अभी आता हूं। लेकिन उसकी आवाज में छिपा डर स्पष्ट था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और हाथों में हल्की कंपन साफ महसूस की जा सकती थी। उसकी आंखें लगातार पुलिस वाले के चेहरे पर टिकी थीं, मानो वह वहां कोई जवाब या संकेत ढूंढ रहा हो। पुलिस की जीप में बैठकर थाने तक का सफर अशोक को युगों लंबा लगा। हर पल उसके मन में अनगिनत आशंकाएं घर कर रही थीं। सड़क किनारे दिखते लोग, दुकानें और भागती गाड़ियां सब धुंधली लगने लगीं, मानो वह किसी दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर गया हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और हथेली पसीने से भीग गई थी। उसे लग रहा था कि यह कोई बुरा सपना है जिससे वह जागना चाहता था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि वहां का माहौल भी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर था। पुलिसकर्मी इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग बेंच पर बैठे थे, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। अशोक को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां एक मेज और दो कुर्सियां थीं। एक पुलिस अधिकारी जिसकी आंखें बेहद तीखी थीं, मेज के पीछे बैठा था। अधिकारी ने उसे बैठने का इशारा किया। अशोक बैठ गया। उसका गला सूख रहा था। उसके मन में कौतूहल और डर का एक अजीब सा मिश्रण था। यह सब क्यों हो रहा था? यह सामान्य दिन एक असामान्य बुलावे के साथ एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से उसकी शांति भंग होने वाली थी। यह एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो उसके बाहरी जीवन से कहीं ज्यादा उसके आंतरिक अस्तित्व को झकझोरने वाला था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी जो अशोक की बढ़ती धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। सामने बैठे पुलिस अधिकारी, जिनका नाम निरीक्षक वर्मा था, ने अपनी मेज पर रखी कुछ कागजातों को पलटा। उनकी निगाहें अशोक पर टिकी थीं, मानो वे उसकी आत्मा के भीतर तक झांकना चाहते हो। फिर अचानक सवालों की बौछार शुरू हो गई। आपका नाम अशोक कुमार? पिता का नाम? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? सवाल सीधे और औपचारिक थे, लेकिन अशोक के लिए उनका जवाब देना भी मुश्किल हो रहा था। उसका गला सूख रहा था और उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने सोचा कि शायद यह किसी औपचारिक जांच का हिस्सा है, लेकिन अगला सवाल आते ही उसकी सारी आशाएं टूट गईं, जैसे कांच का कोई बर्तन हाथ से छूटकर बिखर गया हो। क्या आप राजकिशोर शर्मा को जानते हैं? निरीक्षक वर्मा ने सवाल दागा। अशोक भौंचक्का रह गया। राजकिशोर? वो उसके बचपन का दोस्त था, लेकिन सालों से जिससे उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जी जानता हूं, वह मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन लेकिन उससे तो मेरी सालों से कोई बात नहीं हुई है, अशोक ने घबराहट में जवाब दिया। निरीक्षक वर्मा ने अपनी कलम से मेज पर हल्के हल्के टैप किया। अच्छा, तो आपने उससे आखिरी बार कब बात की थी? कहाँ मिले थे? क्या बात हुई थी? सवालों का सिलसिला तेज हो गया। हर सवाल अशोक को और ज्यादा उलझा रहा था। उसे राजकिशोर के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगे, लेकिन सालों पहले हुए एक झगड़े के बाद उनके रास्ते अलग हो गए थे। अब यह दोस्ती उसे किस मुश्किल में डाल रही थी? उसे लगा कि यह राजकिशोर का ही कोई किया धरा होगा। अशोक के मन में डर बढ़ने लगा।
उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना मुश्किल होगा। पुलिस अधिकारी की आवाज कठोर होती जा रही थी। तो आप कहते हैं कि आपको नहीं पता कि राजकिशोर के साथ क्या हुआ? आपको उसके हालचाल की कोई जानकारी नहीं? निरीक्षक वर्मा ने तीखे स्वर में पूछा। अशोक ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं तो अपने काम में लगा रहता हूं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहा इतने सालों से। पुलिस अधिकारी ने एक गहरी सांस ली, मानो अशोक पर कोई अदृश्य दबाव डाल रहे हों। हमें जानकारी मिली है कि राजकिशोर से आखिरी बार मिलने वालों में आप भी शामिल थे। यह सुनकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? यह झूठ है। मैं तो उससे मिला ही नहीं, उसने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि घबराहट थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ मत बोलिए अशोक कुमार, हमारे पास सारी जानकारी है। सोचिए और बताइए कि आप क्या छिपा रहे हैं। अशोक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह एक मासूम आदमी था, जिसे किसी अपराध का कोई इल्म नहीं था, लेकिन सवालों की यह बौछार और पुलिस का मानसिक दबाव उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे लगने लगा कि वह सच में कुछ छिपा रहा है, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि क्या। उसका दिमाग तेजी से अतीत के पन्ने पलटने लगा, यह जानने के लिए कि क्या सच में उसने कुछ ऐसा किया था जो उसे याद नहीं। पुलिस की यह पूछताछ सिर्फ तथ्यों की जांच नहीं थी, बल्कि यह उसके मन पर एक मनोवैज्ञानिक हमला था, जो उसे अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके भीतर की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। पुलिस की लगातार पूछताछ और राजकिशोर के नाम ने अशोक के दिमाग में भूली बिसरी यादों का पिटारा खोल दिया। वह निरीक्षक वर्मा के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था, बीते हुए लम्हों की परछाइयों में। राजकिशोर, हाँ, वह उसका सबसे पुराना दोस्त था। बचपन की अटखेलियां, स्कूल के दिन, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। एक बार वे दोनों कैसे चोरी छिपे आम के बाग में घुस गए थे, और पकड़े जाने पर राजकिशोर ने अकेले ही सारी डांट सुन ली थी। उस पल की मासूमियत आज भी उसके दिल में चुभ रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ था? क्यों उनकी दोस्ती टूट गई थी? अशोक को याद आया। वह महाविद्यालय का समय था। राजकिशोर हमेशा से थोड़ा लापरवाह और जोखिम लेने वाला था, अशोक शांत और सतर्क स्वभाव का। एक बार राजकिशोर ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें थोड़े पैसों के लिए एक बड़ा जोखिम उठाना था। अशोक ने उसे समझाया था कि यह सही नहीं है, कि यह उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। उसने राजकिशोर को कई बार रोकने की कोशिश की थी, उसे समझाने की कोशिश की थी कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल पर नहीं ले जाता, लेकिन राजकिशोर नहीं माना। उसने अकेले ही वह काम किया, और जब वह पकड़ा गया तो उसने अशोक का नाम भी ले लिया था। हालांकि अशोक उस समय वहां नहीं था। उस घटना के बाद अशोक को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, भले ही वह बेकसूर था। उसने राजकिशोर से संबंध तोड़ लिए थे, और उसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। उनके बीच एक गहरी खाई बन गई थी, जिसे पाटना असंभव सा लगने लगा। क्या पुलिस इसी घटना के बारे में पूछ रही थी? क्या राजकिशोर ने फिर से कोई गड़बड़ की थी और इस बार भी उसने अशोक को फंसाने की कोशिश की थी? अशोक को याद आया कि कुछ महीने पहले उसे राजकिशोर का दूरभाष आया था। उसने उठाना नहीं चाहा था, क्योंकि वह उस पुराने झगड़े को फिर से नहीं छेड़ना चाहता था। उसने सोचा था कि अतीत को कुरेदने से क्या फायदा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। क्या वह दूरभाष कॉल किसी चीज का सुराग था? क्या राजकिशोर ने उसे कुछ बताने की कोशिश की थी और उसने अनजाने में उसे अनसुना कर दिया था? एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। क्या मैंने कुछ महत्वपूर्ण छोड़ दिया था? क्या मैंने उस दूरभाष कॉल को नजरअंदाज करके कोई अवसर खो दिया था जिससे यह सब रोका जा सकता था? उसे अपनी पत्नी सुजाता की भी याद आई। उसने हमेशा उसे राजकिशोर से दूर रहने की सलाह दी थी। वह तुम्हें हमेशा मुश्किल में डालेगा, वह कहा करती थी। उसकी संगत अच्छी नहीं है। क्या सुजाता सही थी? अब उसे लग रहा था कि शायद वह सही थी, और उसने राजकिशोर के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से नहीं तोड़ा था, जिससे यह मुसीबत आई। निरीक्षक वर्मा की आवाज उसे वर्तमान में वापस लाई। क्या हुआ? कुछ याद आया? अशोक ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ आ रहा था कि पुलिस क्यों उसके पास आई है। यह केवल राजकिशोर के बारे में नहीं था,
बल्कि उन अधूरे संबंधों और अनकहे शब्दों के बारे में भी था जो उसके अतीत में छिपे थे। गुजरे लम्हों की ये परछाइयां अब उसके वर्तमान पर भारी पड़ रही थीं और उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं, अनजाने में ही सही, वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन गया है जिसका उसे कोई इल्म नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गया हो और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही हो। उसका दिल दर्द से भर गया था। पुलिस की पूछताछ जितनी बाहर से चल रही थी, उससे कहीं ज्यादा भीषण युद्ध अशोक के भीतर चल रहा था। निरीक्षक वर्मा के हर सवाल के साथ उसके दिमाग में नैतिक दुविधाओं का बवंडर उठ रहा था। सच क्या है, झूठ क्या है, वह खुद से पूछ रहा था। उसने कभी कोई अपराध नहीं किया था, न ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाया था। उसका जीवन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था। वह एक साधारण नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ खुश था और किसी झंझट में नहीं पड़ता था। लेकिन अब पुलिस के संदेह और उसके अपने अतीत की परछाइयों ने उसे अपने ही नैतिक पक्ष पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या वह वाकई उतना मासूम है जितना वह खुद को मानता है? क्या राजकिशोर से सालों पहले संबंध तोड़ लेना ही पर्याप्त था? क्या उस दूरभाष कॉल को नजरअंदाज करके उसने कोई ऐसी जानकारी खो दी थी जो आज उसे इस मुसीबत से बचा सकती थी? उसके मन में संदेह का कीड़ा कुलबुला रहा था। उसे लगने लगा कि शायद कहीं न कहीं, अनजाने में ही सही, वह किसी गलत चीज का हिस्सा बन गया था। यह आत्मसंदेह उसे भीतर से खोखला कर रहा था, जैसे कोई दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खा जाए। उसे अपनी ईमानदारी पर से विश्वास उठ रहा था। आप क्यों नहीं मानते कि आप राजकिशोर से मिले थे? निरीक्षक वर्मा ने फिर पूछा। अशोक ने बेबसी से कहा, मैं नहीं मिला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन उसके अपने ही शब्द उसे कमजोर लगने लगे। क्या यह संभव था कि वह मिला हो और उसे याद न हो? क्या वह इतना तनाव में था कि उसका दिमाग कुछ याद नहीं कर पा रहा था? वह अपने ही स्मृति पर संदेह करने लगा। पुलिस के दबाव ने उसकी आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था, मानो किसी पत्थर ने उसकी सारी उम्मीदें कुचल दी हों। उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय पर संदेह होने लगा। क्या उसने कभी किसी के साथ अन्याय किया था? क्या उसने कभी किसी को अनजाने में दुख पहुंचाया था? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे, हालांकि उनका वर्तमान स्थिति से कोई सीधा संबंध नहीं था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां विरोधी बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर था। वह अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा पर सवाल उठा रहा था। उसे लगा कि वह अपनी ही अंतरात्मा के सामने कठघरे में खड़ा है। निरीक्षक ने कुछ तस्वीरें उसकी ओर बढ़ाई। तस्वीरों में राजकिशोर के साथ एक व्यक्ति था, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके शरीर की बनावट कुछ कुछ अशोक से मिलती जुलती थी। यह आप नहीं है? निरीक्षक ने पूछा। अशोक ने ध्यान से देखा। शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं। उसके शब्दों में दृढ़ता नहीं थी। वह पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी पहचान भी धुंधली हो गई है, जैसे पानी में घुलती हुई स्याही। यह पूछताछ सिर्फ एक अपराध की जांच नहीं थी, बल्कि यह अशोक की आत्मा की जांच थी। वह अपने ही मन के कुएं में झांक रहा था, यह देखने के लिए कि क्या वहां कोई छिपा हुआ अंधेरा है, कोई ऐसा सच जिसे उसने खुद से भी छिपा रखा है। यह लड़ाई उसके खुद के विवेक से थी, उसके अंतर्मन से थी, जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वह वाकई उतना शुद्ध और निर्दोष है जितना वह खुद को मानता था। यह सच और झूठ के बीच की लड़ाई थी, जो अशोक के भीतर शुरू हो चुकी थी, और उसे नहीं पता था कि यह कब और कैसे खत्म होगी। पुलिस की पूछताछ का शोर अब अशोक के लिए बाहरी शोर नहीं रहा था, बल्कि वह उसके भीतर गूंजने लगा था। उसके होंठ भले ही शांत थे, लेकिन उसके मन में विचारों का कोलाहल मचा हुआ था। मौन के पीछे से अनगिनत आवाजें उभर रही थीं, उसके अपने विवेक की, उसके पुराने अनुभवों की और उसके अंतर्मन की पुकार। यह उसके आत्मचिंतन का आरंभ था। उसके भीतर एक गहरा भूचाल आ चुका था, जो उसके अस्तित्व की नींव तक को हिला रहा था। निरीक्षक वर्मा के हर सवाल ने उसे अपने अतीत में गहरे गोते लगाने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने बचपन को याद किया, जहां वह एक शांत और सीधा सादा बच्चा था। उसे अपने माता पिता के दिए संस्कार याद आए, ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों का सम्मान। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की सीख देती थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में ऐसा दिन भी आएगा जब उसे अपनी ही ईमानदारी पर सवाल उठाना पड़ेगा। यह विचार उसे भीतर तक कचोट रहा था।
उसने अपने रिश्तों को परखा। अपनी पत्नी सुजाता के साथ उसका प्रेमपूर्ण संबंध, अपने बच्चों के प्रति उसका स्नेह, अपने पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार था। क्या कहीं कोई खोट थी? क्या उसने कभी किसी का अनादर किया था? हर सवाल उसे खुद की जांच करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसे लग रहा था कि यह पूछताछ किसी बाहरी अपराध के बारे में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर के अपराधों के बारे में है, जो शायद उसने अनजाने में किए हो या जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही ना हो। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा है। क्या वह राजकिशोर के प्रति अपनी पुरानी करवाहट को पूरी तरह से भुला नहीं पाया था? क्या उसने कभी किसी ऐसी बात पर चुप रहना चुना था जहां उसे बोलना चाहिए था? मौन के पीछे छिपी ये आवाजें उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने के लिए मजबूर कर रही थीं, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कुएं में अपनी परछाई ढूंढ रहा हो। उसने अपनी उन आकांक्षाओं और इच्छाओं पर भी विचार किया जो उसने कभी पूरी नहीं की थीं। क्या वह अपने जीवन में कुछ ज्यादा पाना चाहता था, जिसके लिए उसने कभी कोई गलत रास्ता चुनने का सोचा हो? यह आत्मचिंतन बेहद दर्दनाक था, क्योंकि यह उसे अपनी ही कमजोरियों और अंधेरे पहलुओं का सामना करने पर मजबूर कर रहा था। उसे लग रहा था कि पुलिस उसे एक दर्पण दिखा रही है, जिसमें वह अपनी असली छवि देख पा रहा था। वह छवि जो उसने खुद से भी छिपा रखी थी। पुलिस का मौन भी उसे असहज कर रहा था। कभी कभी निरीक्षक वर्मा बस उसे घूरते रहते थे, बिना कोई सवाल पूछे। यह मौन अशोक के भीतर और ज्यादा बेचैनी पैदा करता था। उसे लगता था कि वे उसके मन को पढ़ रहे हैं, उसकी हर छिपी हुई सोच को जान रहे हैं। यह मानसिक दबाव उसे अपनी हर भावना, हर विचार पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहा था। यह एक मानसिक परीक्षा थी जो उसके धैर्य की सीमा को परख रही थी। यह पूछताछ सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह अशोक के लिए एक आध्यात्मिक जागरण का क्षण था। वह अपने भीतर की आवाजों को सुन रहा था, उन आवाजों को जो उसने शायद कभी। उसे लग रहा था कि वह अपने जीवन की एक नई परिभाषा खोज रहा है, एक ऐसी परिभाषा जो उसे अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों को समझने में मदद करेगी। मौन के पीछे से उभरती ये आवाजें उसे एक ऐसे सफर पर ले जा रही थीं, जहां उसे अपने भीतर के सत्य का सामना करना था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, अशोक के मन में एक और बड़ा सवाल उठने लगा। क्या पुलिस को सच में उस पर शक था, या यह महज एक औपचारिकता थी? निरीक्षक वर्मा का कभी तीखा लहजा, कभी शांत मुद्रा और कभी अचानक चुप्पी उसे भ्रमित कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या सिर्फ एक गवाह के साथ। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल था जहां हर चाल उसे और ज्यादा उलझा रही थी। जब निरीक्षक वर्मा ने उसे राजकिशोर से जुड़ी कुछ और नई जानकारियां दी जो अशोक को नहीं पता थीं, तब उसे लगा कि पुलिस के पास शायद कोई ठोस सबूत नहीं है। वे केवल उसकी प्रतिक्रियाओं और उसके शरीर की भाषा को पढ़ रहे थे। वे उसे उलझाना चाहते थे, यह देखना चाहते थे, यह देखना चाहते थे कि क्या वह दबाव में आकर कुछ ऐसा बोल देगा जो उसने नहीं किया। उन्हें अशोक के बयान से ज्यादा उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में दिलचस्पी थी। यह एक जांच थी जिसमें सत्य से ज्यादा व्यक्ति के मन की स्थिति का आकलन किया जा रहा था। कई बार निरीक्षक वर्मा ने उससे ऐसे सवाल पूछे जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था, जैसे आप रात को कितने बजे सोए थे, या आपको कोई सपना आया था। ऐसे सवाल अशोक को और ज्यादा भ्रमित कर देते थे। उसे लगता था कि वे उसकी मानसिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह घबराकर कोई संकेत दे रहा है। उसे लगने लगा कि यह पूछताछ किसी अपराध के बारे में नहीं, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में है, जहां उसे खुद के बारे में ऐसी बातें जाननी पड़ रही थीं जो उसने कभी सोची भी नहीं थीं। कभी कभी निरीक्षक वर्मा अपनी मेज पर बैठे बैठे मुस्कुरा देते थे, और यह देखकर अशोक के मन में और ज्यादा शक पैदा होता था। क्या वे उसका मजाक उड़ा रहे थे? क्या उन्हें पहले से ही पता था कि वह निर्दोष है और यह सब सिर्फ उसे डराने के लिए किया जा रहा था? उसे लगा कि वह किसी मानसिक परीक्षा से गुजर रहा है, जहां उसे अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय देना था। यह एक पहेली थी जिसे उसे खुद ही सुलझाना था, बिना यह जाने कि सही उत्तर क्या था। अशोक ने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। यदि पुलिस को उस पर वास्तविक शक होता, तो वे शायद उसे इतनी देर तक इस तरह से पूछताछ नहीं करते। वे उसे गिरफ्तार कर लेते या उस पर ज्यादा दबाव डालते।
लेकिन वे उसे लगातार सवाल पूछ रहे थे, उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे, मानो वे उसकी प्रतिक्रियाओं से कुछ निकालना चाहते हों। यह एक अबूझ खेल था जिसका उत्तर उसे खुद ही खोजना था। उसे लग रहा था कि वह एक अदृश्य मकड़जाल में फंस गया है। उसे अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना था। उसे पता था कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस का यह व्यवहार उसे अपने ही सत्य पर संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या यह पुलिस की रणनीति थी? क्या वे उसे इतना डराना चाहते थे कि वह टूट जाए और कोई ऐसी बात कबूल कर ले जो उसने की ही नहीं? यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां पाठक भी भ्रमित हो रहा था कि क्या अशोक सच में किसी अपराध में शामिल है या वह केवल एक निर्दोष व्यक्ति है जो पुलिस के खेल का मोहरा बन गया है। यह मानसिक युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच रहा था और अशोक को नहीं पता था कि वह इसमें जीत पाएगा या हार जाएगा। पुलिस की पूछताछ ने अशोक के भीतर एक ऐसी खिड़की खोल दी थी जिससे उसकी निजी जिंदगी की परतें एक एक कर खुलने लगीं। हर सवाल, हर चुप्पी उसे अतीत के गलियारों में ले जा रही थी, जहां बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के मोह और धोखे तक सब कुछ था। यह सिर्फ राजकिशोर के बारे में नहीं था, बल्कि यह अशोक की पूरी जिंदगी का हिसाब था, जो आज उसके सामने खुल रहा था, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटे जा रहे हों। उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब वह और राजकिशोर गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और एक दूसरे के साथ अपनी हर खुशी और दुख साझा करते थे। उनकी दोस्ती अटूट थी, वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसे याद आया एक बार जब वह बीमार पड़ा था तो राजकिशोर ने घंटों उसके सिरहाने बैठकर उसकी सेवा की थी, उसकी मनपसंद कहानियां सुनाई थीं। यह दोस्ती कितनी गहरी थी और कितनी पवित्र। बचपन की वह बेफिक्री और निश्चिंतता आज उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। फिर जवानी आई और उसके साथ ही मोह भी। उसे एक लड़की से प्यार हुआ था जिसका नाम अंजना था। राजकिशोर भी अंजना को पसंद करता था। अशोक ने अपनी दोस्ती के लिए अंजना को छोड़ दिया था, यह सोचकर कि दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने राजकिशोर को अपनी भावनाओं के बारे में बताया था और राजकिशोर ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह अंजना से दूर रहेगा। लेकिन राजकिशोर ने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने अंजना को धोखा दिया और फिर उसे छोड़ दिया था। इस घटना ने अशोक को भीतर तक चोट पहुंचाई थी। उसे लगा था कि उसकी दोस्ती का कोई मूल्य नहीं था और राजकिशोर ने उसके विश्वास को तोड़ा था। यह विश्वासघात उसके जीवन का सबसे कड़ा प्रहार था। यह वही घटना थी जिसने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अशोक ने राजकिशोर से संबंध तोड़ लिए थे और उसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। उसे याद आया कि कैसे वह कई रातों तक सोया नहीं था, कैसे उसने उस धोखे के दर्द को सहन किया था। वह दर्द आज भी उसके भीतर कहीं छिपा हुआ था, एक गहरे जख्म की तरह। अब जब पुलिस राजकिशोर के बारे में पूछ रही थी तो अशोक के मन में उन सभी भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। गुस्सा, उदासी और एक अजीब सी विफलता का एहसास। क्या राजकिशोर ने फिर से कोई ऐसा काम किया था जिससे उसे मुश्किल में डाला गया था? क्या राजकिशोर की यही प्रकृति थी, दूसरों को इस्तेमाल करना और फिर छोड़ देना? यह विचार उसे क्रोधित भी कर रहा था और दुखी भी। उसे अपने परिवार की याद आई, उसकी पत्नी सुजाता जिसने हमेशा उसका साथ दिया था, उसकी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रही थी। उसके बच्चे जो उसके जीवन का आधार थे, उसकी दुनिया थे। उसने सोचा कि क्या उसकी अतीत की गलतियां या उसके पुराने संबंध आज उसके परिवार को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह विचार उसे भीतर से डरा रहा था, जैसे कोई काला साया उस पर मंडरा रहा हो। पुलिस की पूछताछ ने अशोक को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया था जहां उसे न केवल अपने वर्तमान पर बल्कि अपने अतीत पर भी विचार करना था। उसे अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों का सामना करना था। यादों की ये परतें जितनी खुलती जा रही थीं, उतनी ही उसकी भावनात्मक गहराई बढ़ती जा रही थी। यह पूछताछ अब केवल एक अपराधी को खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की यात्रा थी जो अपने अतीत को समझना चाहता था, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता था और अंततः खुद को माफ करना चाहता था। निरीक्षक वर्मा के सवालों की हर लहर के साथ अशोक के भीतर एक अजीब सा एहसास पनप रहा था। अपराध बोध। यह अपराध बोध किसी विशिष्ट अपराध के लिए नहीं था, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। यह एक अस्पष्ट लेकिन गहरा भाव था,
मानो वह किसी अदृश्य बोझ तले दब गया हो। उसे लग रहा था कि वह दोषी है, भले ही उसे खुद नहीं पता था कि किस बात का। यह एक सामाजिक संरचना की मार्मिक झलक थी, जहां बिना किसी अपराध के भी एक व्यक्ति को अपराधी जैसा महसूस कराया जा सकता है। उसे लगा कि वह एक ऐसे नाटक का पात्र है जिसमें उसे बिना स्क्रिप्ट के ही अभिनय करना पड़ रहा है। पुलिस के दबाव ने, उसके अतीत की यादों ने और उसके स्वयं के आत्मसंदेह ने मिलकर उसके मन में यह भावना भर दी थी कि वह कहीं न कहीं गलत है। जब निरीक्षक वर्मा ने उससे पूछा कि क्या उसे राजकिशोर के साथ किसी अनबन का दुख था, तो अशोक को लगा कि शायद यही उसका अपराध था। वह राजकिशोर से नफरत करता था। क्या यह नफरत ही उसका अपराध थी? क्या उसकी चुप्पी, उसकी उदासीनता ही उसे अपराधी बना रही थी? उसे लग रहा था कि उसके भीतर छिपा हर नकारात्मक विचार अब एक अपराध के रूप में सामने आ रहा है। उसे लगा कि वह समाज की आंखों में अपराधी बन चुका है, भले ही उसके खिलाफ कोई सबूत न हो। यह सामाजिक दबाव, यह धारणा कि पुलिस के पास बुलाया गया है तो कुछ तो किया ही होगा, उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों और यहां तक कि अपने परिवार की नजर में भी अपराधी जैसा महसूस करने लगा था। यह अपराधबोध वास्तविक अपराध के बजाय सामाजिक कलंक और मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम था, जो उसे एक ऐसे दलदल में खींच रहा था जहां से निकलना असंभव लग रहा था। कई बार निरीक्षक वर्मा ने उससे पूछा, तो आप स्वीकार करते हैं कि आपने राजकिशोर को नुकसान पहुंचाया होगा? अशोक ने हर बार इनकार किया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। उसे लगा कि वह जितनी बार इनकार कर रहा है, उतनी ही बार वह खुद को और ज्यादा दोषी महसूस कर रहा है। यह एक दुष्चक्र था जिससे निकलना मुश्किल था। उसे लगा कि वह एक ऐसे मकड़जाल में फंस गया है जहां हर प्रयास उसे और ज्यादा उलझा रहा था। उसे लग रहा था कि यह पूरी पूछताछ उसे अपने ही मन में एक अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही है। वह अपने ही विचारों में फंस गया था, जहां उसकी मासूमियत और उसका अपराधबोध एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह एक ऐसा द्वंद्व था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य आग उसके भीतर सुलग रही हो। इस अपराध बोध ने उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसे भूख नहीं लग रही थी। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, मानो उसने कई दिनों से नींद न ली हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी। यह सब उस मानसिक दबाव का परिणाम था जो उसे बिना किसी अपराध के अपराधी महसूस करा रहा था। उसे लगा कि उसका शरीर और मन दोनों थक हार कर टूट चुके हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे समाज और व्यवस्था का दबाव एक व्यक्ति के मन को इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि वह बिना किसी वास्तविक अपराध के भी अपराध बोध महसूस करने लगता है। अशोक के भीतर उमड़ता यह अपराध बोध, जो शायद वास्तविक नहीं था, इस पूछताछ का सबसे मार्मिक और दुखद परिणाम था। वह एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर बैठा था। घंटों की गहन पूछताछ के बाद जब अशोक लगभग हार मान चुका था, निरीक्षक वर्मा ने अचानक अपने कागजात एक तरफ रखे और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अशोक की ओर देखा और इस बार उनकी आंखों में कोई तीखापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासीनता थी। ठीक है अशोक कुमार जी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप जा सकते हैं। यह सुनकर अशोक को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उसके कानों को भरोसा नहीं हुआ। मैं जा सकता हूं? उसने हकलाते हुए पूछा। निरीक्षक वर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, आप जा सकते हैं, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी मिल गई है। उन्होंने अपनी नजरें फिर से कागजात पर टिका लीं, मानो यह सब उनके लिए एक सामान्य दिनचर्या हो। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, कोई खुशी नहीं, कोई निराशा नहीं। अशोक उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। उसे लगा कि उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल चुकी है। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और पुलिस थाने के द्वार से बाहर आया। बाहर की दुनिया उसे बिल्कुल अलग लग रही थी। सूरज अभी भी चमक रहा था। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। गाड़ियां दौड़ रही थीं। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अशोक बदल चुका था। उसके भीतर का संसार पूरी तरह से उथल-पुथल हो गया था। वह शारीरिक रूप से मुक्त था। उसे किसी जेल में बंद नहीं किया गया था, न ही उस पर कोई आरोप लगाया गया था। लेकिन क्या वह वाकई मुक्त था? उसके मन में अभी भी सवालों का बवंडर चल रहा था। निरीक्षक वर्मा की अंतिम टिप्पणी, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी मिल गई है, उसे परेशान कर रही थी। क्या जानकारी मिली थी? क्या उन्होंने उसकी चुप्पी को ही उसका अपराध मान लिया था? क्या उन्होंने उसके अपराधबोध को ही सच्चाई मान लिया था?
उसे लगा कि वे उसके भीतर कुछ छोड़ गए हैं, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा परेशान करेगा। उसे लगा कि वह मानसिक रूप से अभी भी उसी पूछताछ कक्ष में फंसा हुआ है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके अपने मन ने उसे नहीं छोड़ा था। वह अभी भी खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या मैंने सच में कुछ किया था? क्या मैं उतना ही निर्दोष हूं जितना मैं सोचता हूं? उसे लग रहा था कि यह पूछताछ उसके बाहरी जीवन में खत्म हो गई थी, लेकिन उसके आंतरिक जीवन में अभी भी जारी थी, एक अंतहीन लूप की तरह। वह घर की ओर चला। उसके कदम भारी थे। उसे लग रहा था कि वह एक नए बोझ तले दब गया है। वह जानता था कि उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, शायद उसकी पत्नी भी उससे सवाल पूछेगी। क्या हुआ था? पुलिस क्यों बुला रही थी? वह उन्हें क्या जवाब देगा? क्या वह उन्हें समझा पाएगा कि उसने कुछ नहीं किया था? लेकिन फिर भी वह अपराधी जैसा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह अपनी इस उलझन को किसी को समझा नहीं पाएगा। यह मानसिक उलझन उसके लिए किसी भी शारीरिक कारावास से ज्यादा कष्टदायक थी। वह मुक्त था, लेकिन उसके मन पर एक अदृश्य बेड़ी पड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि पुलिस ने उसे केवल शारीरिक रूप से छोड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा को उन्होंने अपने सवालों के जाल में उलझा कर रख दिया है। यह एक ऐसी आजादी थी जो किसी कैद से कम नहीं थी, बल्कि एक नई तरह की कैद थी, मन की कैद। कहानी का यह मोड़ पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि असली मुक्ति क्या होती है, केवल शारीरिक आजादी या मानसिक शांति भी। अशोक शारीरिक रूप से स्वतंत्र था, पर मानसिक रूप से उलझा हुआ था, और यह उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। पुलिस के "आप जा सकते हैं" कहने के बाद अशोक अपने घर तो लौट आया, लेकिन उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो पूछताछ थाने के चार दीवारों में शुरू हुई थी, वह अब उसके अपने अंतर्मन में, उसकी आत्मा की गहराइयों में शुरू हो चुकी थी। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां बाहरी संघर्ष आंतरिक हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसका पूरा अस्तित्व एक नई परीक्षा से गुजर रहा है। वह अपने घर में था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, लेकिन उसे लग रहा था कि वह अकेला है। उसके मन में निरीक्षक वर्मा की आवाजें गूंज रही थीं। उसके खुद के सवाल उसे घेरे हुए थे। उसे नींद नहीं आती थी। रात भर वह अपने अतीत के पन्ने पलटता रहता था, हर घटना, हर संबंध को फिर से परखा करता था, यह जानने के लिए कि क्या उसने कहीं कोई ऐसी गलती की थी जिसका उसे इल्म न था। उसकी आंखें लाल रहती थीं और शरीर थका हुआ महसूस करता था। उसने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की, उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया कि वह कैसे बिना किसी अपराध के भी अपराधी जैसा महसूस कर रहा है। सुजाता ने उसे सांत्वना दी, उसे बताया कि वह जानती है कि वह निर्दोष है और वह उसके साथ खड़ी है, लेकिन अशोक का मन नहीं मानता था। उसे लग रहा था कि उसे अपने भीतर के सत्य का सामना करना होगा, क्योंकि जब तक वह खुद को संतुष्ट नहीं कर लेता, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह पूछताछ अब उसके लिए एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया बन चुकी थी। वह हर दिन अपने आप से पूछता था, क्या मैं सच्चा हूं? क्या मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया है? क्या मेरे मन में कोई छिपा हुआ द्वेष है? उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को फिर से जिया, अपनी हर भावना को महसूस किया। उसे अपनी कमजोरियां दिखीं, अपनी गलतियां भी दिखीं, जो शायद इतनी बड़ी न थीं कि उसे अपराधी बनातीं, लेकिन फिर भी थीं। उसे एहसास हुआ कि छोटी से छोटी लापरवाही भी बड़े परिणाम दे सकती है। यह आंतरिक पूछताछ उसे अपने ही स्वभाव के नए पहलुओं से परिचित करा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने राजकिशोर के प्रति जो नफरत पाल रखी थी, वह भी एक प्रकार का अपराध था, मन का अपराध। उसने यह भी समझा कि दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में उसने कितनी बार अपने ही मन की आवाज को अनसुना किया था, अपनी इच्छाओं को दबाया था। यह आत्मज्ञान उसे भीतर से मुक्त कर रहा था। यह आत्मचिंतन उसे भीतर से बदल रहा था। वह अब पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा विचारशील और ज्यादा संवेदनशील हो गया था। उसे दूसरों की पीड़ा महसूस होने लगी थी। उनकी कहानियों में उसे अपनी कहानी की झलक दिखती थी। उसे समझ आया कि असली न्याय बाहरी अदालतों में नहीं, बल्कि अपने ही विवेक की अदालत में होता है। वह अब अधिक सहानुभूतिपूर्ण और करुणामय व्यक्ति बन चुका था। कहानी का यह अंत पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। पुलिस की पूछताछ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अशोक की अंतरात्मा की पूछताछ अभी शुरू हुई थी, और शायद यह जीवन भर चलती रहेगी। यह पूछताछ उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी, एक ऐसा इंसान जो अपने सत्य को जानता था, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता था और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता था।
यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सबसे गहरी पूछताछ आत्मा द्वारा आत्मा से होती है, और यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां व्यक्ति अपनी असली पहचान पाता है